हेलो बच्चों, तो ये 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स, पूरी यूट्यूब पे डाल दी गई है। 40 नंबर की 40 नंबर की। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? कौन सी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। हर वीडियो को देख लो, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए। समझ? ये संतुलित कीमत है, बहुत बड़ा और बहुत जिसे कहते हैं ना लेंथी है चैप्टर, पर इसे इतना शॉर्टकट में कराने वाले कि 20 या 30 मिनट में ही खत्म करा देंगे और हर तरीके का क्वेश्चन आप लोग कर सकोगे, बस कुछ छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा? नहीं, और कुछ भी नहीं छोड़ना। 6-6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं पता है इस चैप्टर से। समझ में नहीं? क्यों? क्योंकि कह ही रहा है मांग और पूर्ति को कैसे संतुलित कीमत प्रभावित करती है। तो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन, चलो इसी के साथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है, पर 30 सेकंड का एक मोटिवेशन जरूर देना है। मोटिवेशन इसलिए देना है क्योंकि इसके बिना पूरे 20 या 30 मिनट कैसे रुकेंगे। समझ? और वो मोटिवेशन आप लोगों से इतना ही मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी हो जाए, समझ में, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपके पूरे 8 नंबर कवर कर सकती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नेक्स्ट नंबर पे जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, स्क्रॉलिंग करने से। A4 साइज में देखो बिंदास। क्लियर? तो संतुलित कीमत किसे कहते हैं? संतुलित कीमत वह कीमत होती है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। ये देखो, समझ में आ रहा है क्या? जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है वह संतुलित कीमत। देखो कितनी इजी डेफिनेशन है। जैसे ये मान के चलो प्राइस है, ये आपका क्या है? डिमांड है। ये क्या है? सप्लाई है। जैसे मान के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम्पल ये कि 1 रुपए, क्या 1 रुपए पर डिमांड 100 चल रही थी या 10 मान लो, ठीक है, और सप्लाई कितनी चल रही थी? तो सप्लाई मान के चल लेते हैं 60 मान लेते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? इधर क्या हुआ? कीमत बढ़ी, 10 से कितनी हो गई? 20 हो गई। मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ना मांग हो जाएगी आपकी 90। ठीक है, ये कितना हो गया? तो बेसिकली सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमत और बढ़ी, ये कम हो जाएगी मांग 80। ये कितना हो गया? ये आपका कितना हो गया? बढ़ जाएगा 80। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? 40। अब 40 हुई तो और ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 70। ये बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके लिए इतना काफी है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ लो। ऐसा इसलिए हो रहा है जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग कम होती है और पूर्ति बढ़ती है। मांग और कीमत का संबंध पता है कैसा होता है? विपरीत होता है। कैसा होता है? ये प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा होगा? तो विपरीत रिश्ता होगा। ठीक है, और मांग और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होगा? तो प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो कीमत बढ़ी, मांग घट रही है, सप्लाई बढ़ रही है। 30 रुपए हुई तो मांग और घटी, कीमत बढ़ गई। तो कहां निर्धारण होगा? 80 पर। क्यों? क्योंकि यहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। कैसे डिनोट करेंगे? हैंड फ्री। ये आपका डिमांड होगी, ये आपकी सप्लाई होगी। कर्व कैसे पहचानोगे कौन सा मांग है कौन सा पूर्ति है? तो ऐसे देख लो, कर्व है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, कीमत बढ़ने पर विपरीत संबंध है ना। क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। ये देखो कैसा जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है डिमांड। सप्लाई देखो, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। प्राइस क्या हुई? बढ़ी, तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये आपका किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? तो हमेशा ध्यान रखना, सप्लाई ऐसा करना और डिमांड ऐसा करना। कहाँ निर्धारण हो रहा है? यहां पर। ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, और ये आपका क्या हो गया? संतुलित बिंदु ई हो गया। ठीक है, अब यहां क्या समझेंगे? यहां ये समझेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले संतुलित कीमत किसे कहते हैं? संतुलित कीमत वह कीमत होती है जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। संतुलित कीमत यहां पर क्या है? ये देखो, ये 0 होता है। संतुलित कीमत क्या है? ओपी। संतुलित मात्रा क्या है? ओ क्यू। संतुलित बिंदु क्या है? ई। मांग कर डी, पूर्ति कर एस। समझ में आ गया? ये रट्टा मार लेना ये, क्योंकि हर जगह चलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे कि क्वेश्चन एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसे खत्म करके निकलने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन ये आए, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? मांग को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से थे, अन्य कारण वो आएंगे, या पूर्ति में को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से। इसलिए पेशेंस रख के देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आपके क्या अन्य कारण है। अब देखो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और किसी भी हालत में क्या नहीं करना है? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो ये सारा बस हिंट दे रहा हूं, समझ लो। ठीक है, लिखना कैसे? एक ही क्वेश्चन से सारा खत्म हो जाएगा। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन। क्वेश्चन आएगा क्या?
प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन का संतुलित कीमत तथा संतुलित बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या संतुलित मात्रा आ जाए, ठीक है, बात वही है। ठीक है, संतुलित कीमत तथा संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीन चीजें होती है, संतुलित कीमत, संतुलित बिंदु, संतुलित मात्रा। दो चीजें यूज कर लेगा कोई सा भी। ठीक है, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन का संतुलित मात्रा तथा संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा है, या ऐसा आ सकता है, पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का संतुलित कीमत तथा संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का बढ़िया वस्तु पर प्रभाव पड़ने पर संतुलित कीमत तथा संतुलित बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निकृष्ट वस्तु, क्या लिखेंगे कि निकृष्ट वस्तु, क्या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का निकृष्ट वस्तु पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका संतुलित बिंदु तथा संतुलित कीमत पर निर्धारण कीजिए। नेक्स्ट नंबर, भविष्य में कीमत परिवर्तन का संतुलित कीमत तथा संतुलित क्या बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ में, रुचि आदत तथा फैशन में परिवर्तन का संतुलित कीमत तथा संतुलित बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन सेम आएगा, सिर्फ ये कारण लिख दिए जाएंगे। आ समझ में। इसी तरीके से अब आ जाओ, पूर्ति वाले कारण भी बोल सकते हैं। कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन का संतुलित बिंदु तथा संतुलित बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे, फर्मों का उद्देश्य, फर्मों के उद्देश्य में परिवर्तन का संतुलित मात्रा तथा संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकारी नीति लिखेंगे, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सरकारी नीति में परिवर्तन का संतुलित कीमत तथा संतुलित बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन की तकनीक, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन का संतुलित कीमत तथा संतुलित बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन देखो सारे एज है, आंसर सबका सेम है। बस शुरुआत कहां से करनी है, यहां से करनी। पहली डेफिनेशन, संतुलित कीमत वह कीमत होती है जहां पर संतुलित कीमत वह कीमत होती है जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। पहले डेफिनेशन लिख दी, आगे समझ में नहीं आ गया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है सरकारी नीति में परिवर्तन का प्रभाव। समझना क्या कि मांग स्थिर रहती है, क्योंकि मांग तो है ही नहीं। सरकारी नीति किसको प्रभावित करती है, पूर्ति को। तो मांग को क्या करेंगे, स्थिर रहने पर यदि सरकार की नीति द्वारा, सरकार की दो नीतियां होती हैं, या तो सरकार टैक्स ज्यादा लगाएगी या आर्थिक सहायता देगी। यदि सरकार के द्वारा आर्थिक नीति मतलब यदि सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है तो प्रति इकाई लागत कम आएगी, जिसकी वजह से उत्पादक को लाभ ज्यादा होगा और उत्पादक उत्पादन अधिक करेगा। क्योंकि सरकार क्या दे रही है, आपको सब्सिडी दे रही है, यार 200 रुपए हम अपनी तरफ से देंगे आपको, ये 900 रुपए की है, 200 हमने दिए, 700 रुपए मार्केट में बेचो, तो मांग ज्यादा से ज्यादा और होगी, उत्पादक को फायदा होगा, उत्पादक उत्पादन ज्यादा करेगा। ये लिखना है, जिससे क्या नाम है, जो पूर्ति वक्र है वो किधर की तरफ चला जाएगा, दाईं तरफ। ठीक है, अभी ग्राफ पे बताएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा लिखेंगे क्या कि सरकारी नीति के द्वारा यदि अधिक कर लगाए जाते हैं तो उत्पादक को लाभ कम होगा, जिससे उत्पादक उत्पादन कम करेगा और पूर्ति वक्र किधर की तरफ आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको ऐसे एक कर्व बनाना, देखो सेम है, बना लिया। पहले एक संतुलित स्थिति, ये मांग, ये सप्लाई कर दिया, डिमांड और ये मांग। ठीक है, ये मांग है और ये पूर्ति है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। एक तो साल सेम हो गया, बीच में दो लाइनें खींचनी है, इसको मांग, इसको पूर्ति, इसको बीच को ई मान लेंगे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर वृद्धि हो रही है, यानी कि सरकार के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, मतलब सरकार के द्वारा यदि सब्सिडी दी जा रही है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो किधर की तरफ होगा, दाईं तरफ। दाईं मतलब आगे की तरफ, आगे किधर होगा, इधर की तरफ। बात समझ में आई नहीं आ रही। अब देखो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बेसिकली हमने क्या कर्व बनाए थे, पीछे वाली वीडियो अगर आपने देखते हुए आए हो सारे, तो इस तरीके से था ना कर्व। ये रहा, ये नॉर्मल कंडीशन थी, दाईं तरफ इधर की तरफ था और बाईं तरफ इधर की तरफ था, इसको 1 इसको 2, यही तो कर्व था। ये डिमांड, ये डिमांड, ये डिमांड। ठीक है, सप्लाई अगर मैंने दिखाया था तो ऐसा दिखाया था, है ना, समझ में। तो हमें यहाँ पर क्या है, सप्लाई, मांग हमारी स्थिर रहेगी, तो सप्लाई को अगर दिखाना है तो ऐसा कर्व खींचना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई के ऐसे कर्व जाते, तो ये लो दाईं तरफ ये कर्व आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो देखने की चीज ये है, वो ये कि मांग कहाँ काट रहा है, ये सप्लाई S1 हो गया, यहाँ काट रहा है, तो ये इसको यहाँ लिख लेंगे, ये हो गया P1 और ये हो गया Q1। क्लियर हो गया, ये E है तो ये हो गया E1। ठीक है, अब यही मान के चलो सरकार के द्वारा क्या दी जा रही है, टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं, टैक्स ज्यादा लिया जाएगा तो पूर्ति वो क्या करेगा, कम करेगा, जिससे किधर की तरफ आ जाएगा, बाईं तरफ। बाईं तरफ आएगा तो बेसिकली इसी लाइन को सीधा खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा ना, ये पास में। अरे सुनिए, ये देखो यहाँ आ गया,
क्योंकि पहले ये कंडीशन थी, अब ये, तो ये देखो कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका Q2। क्यों इसको मैंने रफ किया है, ये इसलिए रफ किया है क्योंकि बेसिकली ये सप्लाई और जहां डिमांड और मांग एक मतलब पूर्ति, तो मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटेंगे, सिर्फ वही रखना है हमें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया Q2। बात समझ में आ गई, ये E है तो ये E2 हो गया, क्लियर हो गया। इतना इजी है, इसे 2-4 बस बार बना के देख लेना, एक बना दिया, अभी 2-3 और बना दूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा कंफर्म हो जाए। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे संतुलित कीमत ओपी। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, जस्ट इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना संतुलित कीमत ओपी, संतुलित मात्रा ओक्यू, संतुलित बिंदु ई है। सरकार के द्वारा यदि आर्थिक सहायता दी जाती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मांग तो स्थिर रहेगी, मांग वक्र स्थिर रहते हैं, और पूर्ति वक्र किधर की तरफ खिसक जाता है, दाईं तरफ हो जाता है, जिससे क्वांटिटी यानी कि मात्रा Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। समझ में, पहला मांग जो कीमत है वो Q ओ मतलब ये OP से अरे घटकर OP1 हो जाती है, और संतुलित बिंदु E से घटकर E1 हो जाता है। समझ में आ गया, मांग S से घटकर SS1 हो जाती है, क्लियर हो गया। फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे यदि सरकार के द्वारा अधिक कर लगाए जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर, कब, जब गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा रही है। सोचो जब टैक्स गवर्नमेंट ज्यादा लगा रही है तो क्या होगा, सोचो तो क्या होगा भाई, बेसिकली टैक्स ज्यादा लगेगी, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, लोग कम खरीदेंगे, जब लोग कम खरीदेंगे, बात समझ में ही नहीं रही, तो वो पूर्ति कम करेगा, जैसे एप्पल के फोन एग्जांपल, जिसकी वजह से बाईं ओर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, संतुलित कीमत ओपी से बढ़कर OP2 हो जाती है, संतुलित कीमत OQ से घटकर OQ2 हो जाती है। नेक्स्ट नंबर, जो कर्व है वो S से खिसक कर S2 हो जाता है, और संतुलित बिंदु E से ऊपर की तरफ समझ में E2 हो जाता है। बस इतना लिखना, फुल मार्क्स मिलेंगे। आ रहे समझ में? चलो अब इसी को एक बार और करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से और डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कहाँ ले लेते हैं, अब ले लेते हैं कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत ले लेते हैं, रुचि आदत तथा फैशन ले लेते हैं। तो बस सबसे पहला एक, मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो गई, पीछे की वीडियो देख लेना, सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे ये क्या हो गया आपका, डिमांड हो गई, ये क्या हो गई, सप्लाई, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये O, ये X, ये Y, क्लियर हो गया, फाइन। अब क्या कह रहा है कि यदि रुचि आदत तथा फैशन में परिवर्तन होता है तो संतुलित कीमत तथा संतुलित बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मांग को प्रभावित करता है, पूर्ति इसमें स्थिर रहेगी, इसका मतलब इसको नहीं छेड़ेंगे। अब किसको छेड़ेंगे, इसको, आरस में नहीं, यानी इस पे काटेंगे, देखते हैं कैसे। यदि रुचि आदत, किसी उपभोक्ता को किसी चीज की रुचि तथा आदत है, समझ में आ रहा नहीं, तो बेसिकली वो चीजें क्या करेगा, ज्यादा उपभोग करेगा, ज्यादा करेगा तो किधर की तरफ जाएगा, दाईं तरफ, ये लो दाईं तरफ आ गया, समझ में नहीं। यही उपभोक्ता के द्वारा यदि किसी चीज का रुचि आदत तथा फैशन नहीं है तो वो कम खरीदेगा चीजें, तो किधर की तरफ आएगा, समझ में, ये देखो यहाँ D है, ये D1 है और ये D2 है, ये E है, ये E1 है और ये E2 है, मिला दो P1 और ये क्या हो गया, ये 2 है।